हेलो बच्चों, कैसे हो? अरे सर, बोर्ड आ रहे हैं सर, प्लीज करवा दीजिए थोड़ा सा। सर इधर इधर की टेंशन, सर उधर की टेंशन, सर एनसीईआरटी नहीं हुई, वो नहीं हुई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, कोई भी जरूरत नहीं है। एक एक जितना आपसे हुआ है आप उतने को ही अच्छे से करके जाइए। सही बोल रहा हूं, जितना आपसे होता है उतना बहुत है। और जब आप पेपर लिख रहे हो तो ध्यान रखना, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी चीज है। चलो खैर, आप बिल्कुल आराम से तैयारी करिए। कोई भी समस्या, कोई भी चीज की दिक्कत हो, प्लीज लेट मी नो। एनी ऑफ द टॉपिक, कुछ भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ भी समस्या आ रही हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। ठीक है, चलो खैर, मैं आज तुम्हारे लिए कुछ कुछ चीजें और आगे बढ़ रहे हैं हम थर्मो के अंदर ही। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाना ही है क्योंकि काफी लंबा एरिया है ये जो हमें कवर अप करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज किसकी, कुछ डेफिनेशंस हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, देन वी विल कम इनटू द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, क्लास हीट कैपेसिटी की। किसकी है? हीट कैपेसिटी। क्या होता है हीट कैपेसिटी? सर सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर हम 10th आईसीएसई में थे तो हमने वहां पे भी पढ़ा था हीट कैपेसिटी, है ना। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वहां पे आप देख रहे होंगे मैंने मास का टर्म यूज नहीं किया है, right? So the amount of the heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius. As simple as that. तो heat capacity क्या हो जाती है? यानी कि Q upon delta T। ये मेरी सिंपली हीट कैपेसिटी हो गया, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। क्लियर है ये? अगला जो टर्म है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है अगला? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक में सर क्या आ जाएगा? सर मास का इंक्लूजन आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में आई? तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड स्मॉल सी से लिखते हैं, किसी किसी बुक में स्मॉल एस से लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। तो मास का टर्म भी आ जाएगा और टेम्परेचर का भी। तो आप देख सकते हो सर Q बाय जो डेल्टा T है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? C, कैपिटल C अपॉन M। सही है? तो ये एक रिलेशनशिप भी हो जाता है स्पेसिफिक कैपेसिटी स्मॉल c से और क्या हीट कैपेसिटी कैपिटल C से। तीसरा जो टर्म आता है वो क्या आता है? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर में सर सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एज सिंपल एज दैट। सही है? तो मोलर हीट कैपेसिटी में Cm से हम लिखेंगे तो Q अपॉन N डेल्टा T। ठीक है, अगेन Q बाय डेल्टा T आपको क्या लिख सकते हो? कैपिटल C अपॉन N। सही है क्लास? कोई बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन डेफिनेशन अगर हमें अच्छे से पता हो तो हम बेसिक से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये 3 डेफिनेशन आपको बेसिक समझ में आई, राइट? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, नाउ तो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्विकली। अब आ जाओ आगे। अब आपको ये देख ही चुके हो कि टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज, ये बोल सकते हो आप हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही हम बात करते हैं, है ना। तो अब मैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हुए आपके सामने थोड़ा सा एक चीज प्रूव भी करूंगा और आपको यूज भी होगा। बहुत पॉपुलर है, वो काफी जगह यूज होता है और मैं तो उसको फैशन वाले फॉर्मूले भी नाम दिया रखा है। आइए देखते हैं। देखो तो सबसे पहले एक चीज आ जाता है, आपने स्पेसिफिक कैपेसिटी देख ली जो कि आपके 10th में भी यूज हो जाता था, ये MC डेल्टा T। ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला आपके 10th में यूज होता था। और अगर क्लास हीट कैप उसकी बात करें, अगर मैं लेटेंट हीट की बात करूं, लेटेंट हीट कौन सी हीट होती थी? छुपी हुई हीट। अगर आपको वो भी ध्यान होगा, लेटेंट हीट, इफ यू रिमेंबर, लेटेंट हीट कौन सी होती थी? छुपी हुई हीट, हिडन हीट। मतलब सर हिडन हीट बोले तो छुपी हुई हीट, भूतिया हीट।
नहीं सर, भूतिया हीट नहीं। लेटेंट हीट का मतलब होता है एक वैसी हीट जब आपको स्टेट चेंज हो जाए लेकिन आपका टेम्परेचर चेंज ना हो, उस हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो उस हीट का जो फॉर्मूला रहता था दैट इज Q इज इक्वल टू M इंटू L। L कुछ भी हो सकता था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ध्यान रखना एंड और यू कैन ऑल्सो से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सही है भाई, क्लियर हो गया। अब चलो वापस आ जाते हैं, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हो गया, Q इज इक्वल टू M इंटू L हो गया। अब मैं वापस आ जाता हूं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, जिसमें हम बोल सकते हैं डेल Q इज इक्वल टू du प्लस पी डी वी। बोल सकता हूँ या बोल सकता हूँ पी डी वी। मैं क्या करूंगा सर, dq को, क्योंकि dq है ना, और आपको पता है सर अभी अभी आपने बताया हमें इस हीट कैपेसिटी क्या होती है सर, dq अपॉन dt, यही आपने बताया है सर। और dq की वैल्यू कितनी है, du प्लस पी डी वी अपॉन dt आ जाएगा ये। ओके, अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की मैं अगर बात करूं जो सबसे आसान है, तो यहां पे लिख सकता हूं CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। तो इट विल बी du अपॉन dt, और ये तो हो गया सर 1 मोल के लिए। अगर मैं n मोल्स की बात करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू NCV dt। क्या हो गया, NCV dt। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये बहुत फॉर्मूला काम का है, इंटरनल एनर्जी का चेंज NCV dt। काफी जेई के क्वेश्चंस, काफी नीट के क्वेश्चन, सीईटी के क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। बिंदास यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा सर, अब बात आ रही है सर एट कांस्टेंट प्रेशर की। अब कांस्टेंट प्रेशर पे हम क्या करें सर, तो कांस्टेंट अगर प्रेशर की मैं बात करता हूं तो Cp इज इक्वल टू du अपॉन dt प्लस PdV अपॉन dt, यही होगा है ना, du अपॉन dt प्लस अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करते हैं तो du अपॉन dt प्लस PdV अपॉन dt। लेकिन सर अगर आप छोटी सी बात नोटिस करो, इफ यू जस्ट नोटिफाई अ सिंपल थिंग, तो अगर मैं एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करता हूं तो ये भी वाला जो टर्म है वो भी एक कांस्टेंट प्रेशर है, ये वाला जो टर्म है ये भी एक कांस्टेंट प्रेशर पे है। बात मानते हो नहीं मानते हो? ओके, अगर आप ऐसा बात कर रहे हो सर, तो अगर आपको ध्यान हो कंपेयर करूंगा अगर मैं इक्वेशन को, इफ आई जस्ट कंपेयर विद द इक्वेशन H इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था U प्लस PV, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं with respect to temperature, तो dH upon dt is equal to du upon dt plus p dv upon dt। तो आप देख सकते हो दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो dH upon dt is equal to Cp। मेरा जस्ट कहने का मतलब ये था कि dH should be equal to NCP dt, right, NCP dt। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी, NCP dt। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपके बहुत 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 काम के हैं, ठीक है। ध्यान से क्लास, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब एक दो चीजें और फटाफट क्विकली, तो आपको ये फॉर्मूले आ गए। और हाँ, गामा आपको पता ही है सर, गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ Cp बाय Cv। और एक रिलेशनशिप जो हमारे क्वेश्चंस में बहुत बार यूज होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इसका मैंने नाम पहले भी बताया था, इसको हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन, ठीक है, ध्यान रखना, राइट। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिजिक्स के अंदर आते हैं, आपके फिजिक्स की टर्मों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में वो नहीं आ सकते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो डू वॉच इट प्रॉपरली, ठीक है। नाउ कहानी को आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे अगर करते हैं क्लास, तो अगर आप नोटिस करो, अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आपके लिए बेटर भी रहेगा। फिर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पार्ट पे भी आऊंगा, ताकि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार तरीके से सिखा पाऊं, ठीक है। तो पहले लेकिन मुझे आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो कि मुझे लगता है आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। लिखिए,
द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर से कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तो द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने का कि कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं इन अ वेरी वेरी सिंपलेस्ट वे। The heat of combustion of benzene in a bomb calorimeter was found to be 3263.9। ओके सर, यानी कि हमें हीट ऑफ कंबशन दे रखा है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो सर डेफिनेटली हमें क्या दे रखा है, डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा यू ही आपका क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो दे हैव गिवन अस 3263.9 किलो जूल पर मोल। अगर आप ध्यान दो, डेल्टा यू इज इक्वल टू 3263.9, और ध्यान रखना क्लास कंबशन है, तो पहली गलती जो बच्चे मैक्सिमम करते हैं, अब उन्होंने ये वैल्यू दे रखी है, तो ध्यान रखना कंबशन है, और कंबशन क्या होती है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है तो इट शुड बी नेगेटिव, ये वो नहीं देंगे, ये हमने खुद से लगाया है, ठीक है। ओके, दूसरी बात, अब कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर पे मुझे निकालना है, यानी कि मैं समझ गया सर, यानी कि मुझे डेल्टा एच निकालना है। सर आपने कल रिलेशनशिप मुझे बता ही रखा है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, लेकिन सर उसके लिए सबसे पहले मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बेंजीन के कंबशन की। बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होता है, कंबशन किया ऑक्सीजन गैस, और सर सबको पता है कंबशन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, CO2 प्लस H2O। अब H2O लिक्विड और ये गैसेस में है, इसको मैं बैलेंस करूंगा, ध्यान रखना वो आपको करके नहीं देंगे, ध्यान रखना ये बात। 6 है तो 6H2O, ओके, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 to the 6, और हाँ 6 दूनी 12, 12 और 3 15, यानी कि 15/2, क्योंकि कंबशन हमेशा 1 मोल का होता है, इसलिए हमेशा यहाँ पे हमेशा क्या रखना है, हमें 1 मोल रखना है, ठीक है। नाउ अब सर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेल्टा एन जी निकाल लेता हूँ, तो ओनली वी नीड टू टेक, यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू क्या लेना है हमें, ओनली द गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट कितने हैं सर, 6 हैं, माइनस 15/2 कितना हो गया सर, -3/2, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कभी आप सोचो सर नेगेटिव नहीं आ सकता, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ भी आए, जो आएगा वो आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, तो उसे 6 माइनस 15/2, ठीक है। डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई, ओके। मेरे ख्याल से 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 298, यानी कि टेम्परेचर कितना हो गया सर, 298 केल्विन। आप कहोगे सर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, सीधा साधा। ध्यान रखना, आप कहोगे बहुत सर इसमें क्या क्लासी था, मैं आपको बताता हूँ क्या क्लासी था। पहली गलती, यहाँ ये नेगेटिव साइन नहीं देते तो बच्चे डायरेक्टली वो ले लेते हैं, तो वो गलती होती है। दूसरी गलती, डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालने में उनको लगता है नेगेटिव नहीं आ सकता, वो कभी कभी ये 3 और 1 भी कंसिडर कर लेते हैं, गैसियस वाले नहीं लेते। और तीसरी गलती वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो डेल्टा एच निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू -3263.9 प्लस डेल्टा एन जी -3/2 आर 8.314 सर आपने कल बताया था, और टेम्परेचर 298। अब आप कहोगे सर आंसर तो आ जाना चाहिए, क्या कुछ गलती है इसमें, हाँ सर गलती है, ठीक है। क्या गलती है सर, व्हाट इज द मिस्टेक है, सब कुछ तो सही है, वैल्यू डाल दी है, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, नहीं, एक बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन जो मैक्सिमम लोग कर देते हैं। ये आपकी एनर्जी किस में है, किलो जूल में है, 8.314 किस में है, जूल्स में होता है, जूल्स पर केल्विन पर मोल, तो यू नीड टू डिवाइड इट बाय 1000। नाउ अब जो आप सॉल्व करोगे अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, कैसे करते हैं ऑपरेट इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है -3267.6 भाई, ठीक है, सॉल्व करने के बाद किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये आपका हुआ, राइट। अब आगे देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन एक बार आपके साथ सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अरे बच्चों आओ, नाउ नेक्स्ट है आपका, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास, राइट। इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, अगर वाटर वेपर हम एज्यूम करके चलते हैं टू बी परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज एट 1 bar
and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree Celsius. तो यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर है, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा, 1 मोल ऑफ वाटर है, इट इज गेटिंग वेपराइज्ड, है ना, वेपराइज्ड हो रहा है, यानी कि H2O किसमें बन रहा है, गैशियस में बन रहा है ना, वेपराइज हो रहा है तो H2O गैस में बनेगा। तो सर डेल्टा Ng आपके सामने दिख रहा है 1 माइनस 0 मतलब 1, है ना, और वाटर वेपर बोल रहे हैं मोलर एंथैल्पी चेंज एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है सर 1 बार है, कांस्टेंट प्रेशर है, और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होती है, डेल्टा H होता है। तो डेल्टा H कितना है, 41 किलो जूल पर मोल। तो हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा U। अगेन रिश्ता जो कहलाता है हमें पता ही है, डेल्टा Ng RT, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, और डेल्टा U कितना होगा निकालना है 41 डेल्टा Ng 1 R अगेन 8.314 डिवाइडेड बाय 1000, और सर मेरे ख्याल से टेम्परेचर भी दे रखा है, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 373 केल्विन। और बस यहाँ से आप सॉल्व करेंगे और डेल्टा U की वैल्यू प्लस सॉल्व करके आ रही है तुम्हारी 37.90, है ना। अब अगर वो बोल रहे हैं, अब क्लास क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, इसी में ही सेकंड पार्ट है, 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। तो वाटर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में, मतलब सॉलिड में। तो सर डेल्टा Ng अब कितना होना चाहिए, 0, क्यों, गैसियस ही लेते हैं ना, डेल्टा Ng 0, और डेल्टा Ng 0 है तो सर लो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, हो गया मेरा काम, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, डेल्टा U का भी 41 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसी टाइप से हम क्वेश्चंस करते रहेंगे और भी देखते रहेंगे क्लास, ठीक है। और अभी मैं अगले लेक्चर में आपको एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट भी मुझे सिखाना है, एक आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में मुझे लेके चलना है। अगेन वी नीड टू डू सम मोर प्रॉब्लम्स एंड देन वी विल कम टू द एंथैल्पी चेंज, जिसके हेस लॉ, आपका जो मेजर टॉपिक है हेस लॉ, उसके क्वेश्चंस हम करेंगे डायरेक्टली, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो हम देखेंगे। और फिर अंतिम जर्नी हम स्टार्ट करेंगे स्पॉन्टेनिटी की, और बीच बीच में छोटी छोटी एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉर द जेईई एडवांस एज वेल, वो भी हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।